नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ईसीएस डिफॉल्ट सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना चल रहा है दोस्तों, या फिर आप बैंक और एनबीएफसी के ब्रांच में विजिट करके यदि आप फिजिकली कोई लोन लेते हैं या फिर आप किसी मोबाइल ऐप के जरिए आप लोन लेते हैं दोस्तों, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोस्तों आप ईसीएस मेंडेट और ऑटो डेबिट की परमिशन देते हैं। जो भी किस्त और ईएमआई बनाई गई होती है आपके लोन के संबंध में, उसका भुगतान करने के लिए दोस्तों आप ईसीएस मेंडेट और ऑटो डेबिट की परमिशन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और आपके कहने पर दोस्तों, आपके ऑथोराइजेशन पर एक जो भी आपकी ईएमआई बनाई गई होगी, वो ईएमआई की अमाउंट, वो किस्त की अमाउंट एक फिक्स्ड डेट पर हर महीने आपके बैंक अकाउंट से कट कर लोन कंपनी की जो भी संबंधित जो बैंक होगी उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर होने होते हैं दोस्तों। लेकिन किन्हीं विषम परिस्थितियों और मजबूरी और चलते हालातों के कारण दोस्तों, जो भी ईएमआई की अमाउंट थी उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में न होने के कारण, ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड और पर्याप्त राशि न होने के कारण, आपकी जो भी ईसीएस लगी थी दोस्तों, वो डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एक ईएमआई डिफॉल्ट, दो ईएमआई डिफॉल्ट, तीन ईएमआई डिफॉल्ट दोस्तों। अब ऐसे में होता क्या है डियर फ्रेंड्स, जो बैंक और एनबीएफसी के जो एडवोकेट्स, जो लॉयर, जो पैनल्स होते हैं, उनके जो वकील होते हैं दोस्तों, वो आपको सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत एक आपको कानूनी नोटिस, एक लीगल नोटिस आपको भेजते हैं। और उस सेक्शन 25 की लीगल नोटिस के अंदर क्लियर कट लिखा रहता है कि भैया आपकी 1, 2, 3 आपकी जितनी भी ईएमआई डिफॉल्ट है, आप इसका भुगतान, इसका रीपेमेंट आप अगले 7 से 15 दिनों के अंदर करवा दीजिए। यदि आप इस बकाया राशि का रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर हम सेक्शन 25 के तहत कंप्लेंट केस मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और जब आपको इस प्रकार की लीगल नोटिस रिसीव होती है तो दोस्तों आप काफी डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि कहीं मुझे पुलिस अरेस्ट ना कर ले, कहीं पुलिस मेरे घर पे ना आ जाए, मुझे पकड़ कर लेकर जाकर मुझे जेल में ना डाल दे। इस प्रकार का डर का माहौल आपके अंदर पैदा हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 25 की जो नोटिस है दोस्तों, वो किसी एक एडवोकेट के माध्यम से आती है और उसकी जो कानूनी, जो उसकी जो भाषा जो होती है नोटिस की, वो एकदम लीगल लैंग्वेज में कानूनी भाषा होती है। तो जब आप उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वो डर का माहौल पैदा हो ही जाता है। और दोस्तों होता क्या है, और यदि आगे चलकर इस सेक्शन 25 के मामले में यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट में कोई कंप्लेंट फाइल भी हो जाती है, तो उसके बाद आपके अंदर एक और नया डर पैदा हो जाता है। आप रहते हैं मुंबई में और ये जो कंप्लेंट, जो केस मुकदमा जो फाइल हुआ है, ये हो जाता है दोस्तों कलकत्ता में, या फिर अहमदाबाद सिटी में, या फिर दिल्ली में दोस्तों, या फिर जयपुर में, या फिर बेंगलुरु में। तो ऐसा अलग अलग स्टेट, अलग अलग राज्यों में आपके खिलाफ में केस मुकदमा दर्ज हो जाता है अंडर सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। अब आपके अंदर और डर पैदा हो गया कि केस मुकदमा दर्ज हो गया, मैं तो रहता हूं मुंबई में और केस हो गया कलकत्ता में। अब उतना 1500 से 2000 किलोमीटर दूर पे दर्ज हुआ है मुकदमा, कंप्लेंट, तो अब वहां पे आना जाना, और आपके दिमाग में एक चीज रहती है कि यार केस मुकदमा हुआ है तो तारीख पे तारीख पड़ेगी और हर तारीख पे मुझे जाना पड़ेगा। तो इस चीज का भी आपके अंदर एक डर पैदा हो गया है। और एक तो उतना दूर आने जाने का जो खर्चा है, वो सारी चीजें बहुत आपके ऊपर एक मानसिक तनाव, एक प्रेशर बनाती है दोस्तों। तो इन सभी प्रॉब्लम, दिक्कतों का जो एक सोल्यूशन है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो क्लास के अंदर, लेक्चर के अंदर एकदम सटीक आपको सोल्यूशन दे दूंगा और आपके अंदर जो एक डर का माहौल बन गया है सेक्शन 25 को लेकर दोस्तों, उसको खत्म कर दूंगा। दोस्तों सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो ईसीएस डिफॉल्ट होता है, और ईसीएस डिफॉल्ट में जो सेक्शन 25 में जो केस मुकदमा, जो कंप्लेंट फाइल होती है, वो सिर्फ एक ईएमआई के लिए होगी दोस्तों। क्योंकि यहां पे द लिमिटेशन पीरियड को आपको समझना पड़ेगा, समय सीमा को समझना पड़ेगा दोस्तों। तो समय सीमा, लिमिटेशन पीरियड को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है ऑलरेडी। आप मेरे चैनल पे जाके आप वहां पे सर्च करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर मैं वो टॉपिक को लेने बैठूंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो एक ही ईएमआई के लिए ईसीएस डिफॉल्ट के संबंध में क्या होता है, सेक्शन 25 का जो भी कंप्लेंट है वो फाइल होता है दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, शुरुआत कैसे होती है? एक ईएमआई, दो ईएमआई डिफॉल्ट हुआ तो क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी होती है ना दोस्तों, वो एक या फिर दो ईएमआई के लिए वो तुरंत इमीडिएटली कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करती है। पहली बात तो ऐसे मामले में आपको एक रिमाइंडर मैसेज, आपको कॉल भेजा जाता है, आपको कॉल किया जाता है कि आपकी एक दो ईएमआई आपकी मिस हो गई, इसका आप रीपेमेंट, इसका भुगतान करवा दीजिए दोस्तों। यदि आप उसका रीपेमेंट भुगतान नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर दोस्तों ऐसे मामले में, ईसीएस डिफॉल्ट के मामले में दोस्तों, आपको सेक्शन 25 की लीगल नोटिस आती है। तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यदि आपको सेक्शन 25 के तहत कोई लीगल नोटिस आती है,
बैंक और एनबीएफसी के एडवोकेट के माध्यम से, उनके लीगल पैनल के माध्यम से। तो ऐसे में आपको इस लीगल नोटिस का, इस सेक्शन 25 की नोटिस का आपको जवाब, आपको रिप्लाई फाइल करना चाहिए आपके एडवोकेट के माध्यम से। यदि आप पेमेंट नहीं करते हैं, किन्हीं विषम परिस्थितियों या फिर मजबूरी या फिर किसी कारणवश पैसे की प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्याएं चल रही है, तो मे भी हो सकता है कि आगे चलकर आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ में कोई कंप्लेंट फाइल हो जाए सेक्शन 25 में। तो इसमें भी डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, एकदम कूल, एकदम टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों। यदि कंप्लेंट फाइल हो जाती है तो ऐसे मामले में दोस्तों सबसे पहले तो जो कोर्ट है जहां पे कंप्लेंट फाइल हुई है, कोर्ट के माध्यम से दोस्तों आपको प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आएगी दोस्तों। अभी तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में क्लियर कट कहा है कि भाई प्री कॉग्निजेंस जो नोटिस है अभी वो नहीं भेजना है, डायरेक्टली सीधे सम्मन्स भेजना है। यदि मामला जेन्युइन है, यदि मामला बनता है तो सम्मन्स भेजिए, ठीक है। तो प्री कॉग्निजेंस की नोटिस आती है दोस्तों, तो उसमें आपको एक मौका दिया जाता है कि भाई यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में कोई गलत, फॉल्स, फैब्रिकेटेड यदि कोई कंप्लेंट फाइल हुई है, तो उसमें आप अपना एविडेंस, अपना सबूत, अपना सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर आप प्री कॉग्निजेंस की नोटिस के स्टेज पर ही दोस्तों आप उस कंप्लेंट को खारिज, आप डिसमिस और खत्म करवा सकते हैं। चलिए, आपने यदि सपोज उस नोटिस का, उस कोर्ट की नोटिस का, प्री कॉग्निजेंस की नोटिस के यदि आपने जवाब, रिप्लाई फाइल नहीं किया, ठीक है, तो आगे क्या होता है दोस्तों, आपको सम्मन्स आता है। सम्मन्स मतलब क्या होता है, कोर्ट का बुलावा। कोर्ट ने आपको सम्मन्स भेजकर आपको बुलाया है दोस्तों, ठीक है। तो कोर्ट का जो सम्मन्स आता है दोस्तों, वो पुलिस भी लेकर आ सकती हैं, या फिर आपको वाया लाइक आपको वो जो बैंक और एनबीएफसी होती है वो उस सम्मन्स का फोटो खींचकर आपको मेल, आपको व्हाट्सएप पे यहाँ आपको भेज देती है, ठीक है। तो यदि आपको पता चले कि आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ में यदि सम्मन्स इशू जारी हुआ है, तो इसमें करना क्या है आपको, वेरी सिंपल। यदि आपके लिए पॉसिबल है तो आप कोर्ट में जाकर जो भी डेट, समय, जो भी कोर्ट नंबर, जो भी कोर्ट है, आप वहां पे जाके हाजिर होकर आप अपनी अपीयरेंस आप दर्ज करवा सकते हैं, अपनी हाजिरी आप लगवा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि सम्मन्स का मतलब क्या होता है, कोर्ट का बुलावा, कोर्ट ने आपको बुलाया है दोस्तों। लेकिन यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आप बहुत लंबा दूसरे स्टेट में रहते हैं, आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है, या फिर आपका आपका मेडिकल इश्यूज है, आपका हेल्थ इशू है, या फिर कोई और XYZ कोई भी अगर आपका जेन्युइन रीजन है, तो आप उसी कोर्ट के किसी लोकल एडवोकेट्स को आप हायर कर लीजिए, आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है। उनको बताइए अपने केस के बारे में जो भी है। तो दोस्तों देखिए, ये जो ईसीएस डिफॉल्ट होता है ना, ये कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। आपने चोरी, डकैती, बलात्कार, आपने मर्डर नहीं कर दिया है कि आपको हर तारीख पे जाना है, ठीक है, और आपको ही जाना है, आपकी हाजिरी कंपलसरी है, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कैसा है ना, ये ईसीएस डिफॉल्ट एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक ब्रीच है दोस्तों, एक उल्लंघन है, ठीक है। तो ये एक सिविल वाद है, एक सिविल डिस्प्यूट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा, इसको क्रिमिनल का कलर दिया गया दोस्तों, जिससे कि थोड़ा सा हार्ड एंड रूल, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट तरीके से जो बकाया जो राशि उसकी वसूली हो सके, ठीक है। तो ये क्वाजी क्रिमिनल है दोस्तों ये मामला। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डरना घबराना नहीं है, एक सिविल का मामला भी यहाँ पे बनता है दोस्तों। तो कोई ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड हार्ड एक्शन नहीं लेती है कोर्ट। तो आप किसी एडवोकेट को यदि आप वहां पे खड़ा कर देते अपने बिहाफ पर, तो आपके एडवोकेट साहब भी उस केस में जो भी तारीख, जो भी डेट्स पड़ेंगी उनको वो देख लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसकी ट्रायल को वो चला लेंगे, आपको जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। लेकिन यदि बीच में कोर्ट ने, वकील साहब ने यदि आपको बुलाया, तो आपको 1-2 बार जाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल समन्स का मतलब कि आप आइए और वहां पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपर्स आपको सिग्नेचर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक जो बॉन्ड होता है, पीआर, पर्सनल बॉन्ड, म्यूचुअल का आपको वो साइन करना होता है। आपको कोर्ट को बताना होता है कि सर आने वाली जो भी तारीख पड़ेंगी, जो भी ट्रायल चलेगा, मैं उसमें प्रॉपर रेगुलर मैनर में पार्टिसिपेट करूंगा। अगर मैं नहीं आया तो मेरे प्लीडर, मेरे एडवोकेट, मेरे काउंसिल सर वहां पे स्टैंड होके केस को चलाएंगे, ठीक है। तो आप वहां पे क्या करते हैं, आप वहां पे एक पीआर, एक बॉन्ड आप फील करते हैं दोस्तों, ठीक है। आप अपनी जमानत, अपनी बेल करवाते हैं आप दोस्तों। तो वहां पे आके जाके आपको आपकी बेल, आपकी जमानत आपको करवानी, जब आपको समन्स आ जाएगा तब। सब वो समन्स में नहीं गए, ठीक है, तो आप एडवोकेट साहब को खड़ा करवा दीजिए, वो डेट्स, तारीख वो देखते रहेंगे। और बीच में कभी भी अगर आपको समय मिलता है तो आप एक बार जाके जरूर आप पीआर बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड, म्यूचुअल का आप साइन करके आप कोर्ट को सेटिस्फाई करके आ जाइए कि आने वाली जो भी डेट, जो भी तारीख होंगी, मैं रेगुलर मैनर में आता रहूंगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को मैं प्रॉपर पार्टिसिपेट करूंगा मैं। दोस्तों यदि समन्स आ गया, आप नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, आपने एडवोकेट्स को भी आपने स्टैंड नहीं किया, वकील साहब को भी आपने आपके बिहाफ पर खड़ा नहीं किया दोस्तों, तो ऐसे में आगे क्या होता है दोस्तों, आगे चल के बेलेबल वारंट। क्योंकि होता है क्या, बैंक और एनबीएफसी के जो एडवोकेट, जो वकील होते हैं ना, वो रेगुलरली उसी कोर्ट को पकड़ के बैठे रहते हैं, उधर चेयर कुर्सी मस्त में बैठे रहते हैं, उनका सुबह से लेकर शाम तक उनका वहीं पर चलता है। तो समन्स गया, आप नहीं आए, ठीक है, आपने कोर्ट के बुलावे पर आप नहीं गए, तो जो बैंक और एनबीएफसी के जो वकील है ना, वहां पे एक एप्लीकेशन लगाते हैं कि सर जी समन्स क्या आए नहीं, तो इनका वारंट निकालिए चलिए। तो वो एक हम्बल एक एप्लीकेशन देते हैं बिफोर द कोर्ट कि भाई बेलेबल वारंट, BW इशू किया जाए इस आरोपी के खिलाफ, ये आ नहीं रहा। तो उनके एक एप्लीकेशन पे क्या होता है, जो कोर्ट है वो बेलेबल वारंट BW वो इशू कर देता है दोस्तों। तो बेलेबल वारंट मतलब क्या होता है, इसमें भी डरना घबराना नहीं है। बेलेबल वारंट मतलब भैया आइए, थोड़ा सा कोर्ट जो कोर्ट है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि समन्स पे आप नहीं आए, ठीक है, और ना तो आपने किसी एडवोकेट को वहां पे खड़ा किया, तो BW इशू होता है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता चला कि आपके खिलाफ में बेलेबल वारंट इशू हो गया है, तो एडवोकेट साहब से बात करिए,
उनसे बात करिए और एक दिन चले जाइए और जाके तुरंत इमीडिएटली सेम डे हाथों हाथ आपका बेल हो जाएगा। सिर्फ आपको पेपर साइन करने होंगे बस, आपको बॉन्ड मुचल का आपको साइन करना होगा बस, आपको आपकी जमानत, आपको आपकी बेल लेनी होगी बस। और कोई बहुत स्ट्रिक्ट एकदम बेल का प्रोसीजर नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको बस वहां पे एक बॉन्ड मुचल का साइन करना है बस, दैट्स इट। और सेम डे हाथों हाथ बेल हो जाएगा बेलेबल वारंट के केस में। बट अगर यदि बीडब्ल्यू बेलेबल वारंट आपको आ गया बट फिर भी आप नहीं जा रहे दोस्तों, तो फिर आपका एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट, भाई देखो उधर बैंक और एनबीएफसी के वकील एडवोकेट्स बैठे हुए हैं, उन्होंने तुरंत वापस एक एप्लीकेशन लगा दिया, सर ये देखिए समन्स गया बेलेबल वारंट का बट फिर भी नहीं आ रहा है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो सर प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू दिस ऑनरेबल कोर्ट मे काइंडली इशू द एनबीडब्ल्यू नॉन बेलेबल वारंट। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, एनबीडब्ल्यू इशू करेगी। अब इसमें क्या होता है, एनबीडब्ल्यू इशू मतलब क्या होता है, नॉन बेलेबल वारंट, इसमें क्या होता है, अरेस्ट का एक नोटिस निकलता है। तो इसमें पुलिस को पावर मिलती है कि वो आपको डायरेक्टली सीधे किसी भी अवस्था में कहीं भी आप रहेंगे तो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो इसमें आपको डरना घबराना नहीं है, बस ये क्या एक लॉज का, एक कानून का एक प्रावधान प्रोविजन है, बुक में लिखा हुआ है। बट मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये प्योरली सिविल का मामला है, थोड़ा सा इसको क्रिमिनल का कलर दिया गया है बस, थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्ट एंड हार्ड करने के लिए कि भाई बैंक और एनबीएफसी भाई डूब ना जाए, थोड़ा इनका पैसे का रिकवरी वसूली हो जाना चाहिए। तो यदि अरेस्ट वारंट भी निकल गया तो फिर भी डरना घबराना नहीं है। यदि पुलिस घर पे आती भी है तो वो आपको थोड़ा समझाएगी आपको कि भाई देखिए अरेस्ट वारंट निकल गया है, चले जाइए, ठीक है। कभी कोई पुलिस रहती है बहुत हार्ड रहती है तो वो पकड़ के लेके जाती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ दी जो पुलिस होती है वो समझती है यार कि ये पैसों का लेन देन का मामला, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, सिविल का मामला है थोड़ा, तो वो आपको समझा बुझा के बोलते हैं भाई चले जाइए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अरेस्ट ही कर लेंगे, ठीक है, कोई पुलिस रहते हैं अरेस्ट कर लेते हैं, तो वो आपको बोलेंगे भाई जाके करा लीजिए बेल, ठीक है। तो एनबीडब्ल्यू इशू हो गया तो उसमें भी आपका सेम डे बेल हो जाएगा, तुरंत वहां पे चाहिए कोई एक लोकल एडवोकेट्स को आप हायर करिए, तुरंत सेम डे बेल हो जाएगा। फिर वही सेम आपको आपको लाइक जमानतदार आपको एक या दो, जो भी वो कोर्ट जो भी डायरेक्शंस हैं, जो भी कोर्ट ऑर्डर्स करेंगे, भाई 2 जमानतदार चाहिए, ठीक है, या फिर पीआर बॉन्ड पे आपको छोड़ देंगे, तो जो भी उनका टर्म्स एंड कंडीशंस होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जमानत आपको तुरंत आपको सेम डे मिल जाएगी। एनबीडब्ल्यू अरेस्ट वारंट भी इशू हो गया तो उस मामले में भी आपको सेम डे आपको जमानत मिल जाएगी दोस्तों। तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो किसी भी कोई भी स्टेज पर कुछ भी निकल जाए, अरेस्ट जेल तो बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों, जब तक जजमेंट कोई पास ना हो जाए आपके खिलाफ में, जब तक आप केस हार ना जाओ दोस्तों, तब तक आपको जेल जाना नहीं है। जेल का प्रावधान है मैक्सिमम 2 इयर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल का सजा दे देंगे, 1, 2, 3 महीना, 4 महीना बस, ठीक है। बट वो बहुत लास्ट टू लास्ट रेयर ऑफ द रेयर की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन किसी भी स्टेज पर कोई भी नोटिस आने दो दोस्तों, यदि आपके नॉलेज में आ गया तो प्लीज आप कोर्ट की रिस्पेक्ट करिए। यदि आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो एडवोकेट साहब को वहां पे खड़ा कर दीजिए दोस्तों, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। लेकिन ये ध्यान देना, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आपको फोन करता है, बोलता है अरेस्ट वारंट निकल गया, ये निकल गया, समन्स आ गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। नोटिस आया, ई कोर्ट सर्विसेज ऐप पे जाके केस नंबर डालिए, अपना केस का स्टेटस चेक करिए, समन्स है, बेलेबल वारंट है, नॉन बेलेबल वारंट है, वकील साहब से मिल लीजिए बस, जो लोन डिफॉल्ट के या फिर जो भी इस मामले के जो एक्सपर्ट लॉयर्स होंगे उनसे आप मिल लीजिए। आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा लीगल हेल्पलाइन नंबर दिया गया, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हर एक स्टेट में हमारे एडवोकेट के पैनल जो भी हैं, साहब लोग सब वहां पे, वकील लोग सब अवेलेबल है हर एक स्टेट में। तो दोस्तों सेक्शन 25 का जो डर आपके अंदर है ना, वो खत्म कर दीजिए। कोई भी आपको अरेस्ट नहीं करेगा, कोई भी आपको जेल नहीं भेजेगा दोस्तों, जब तक इस मामले में दोस्तों कोई जजमेंट आपके खिलाफ में नहीं आ जाता है। यदि एनबीडब्ल्यू इशू हो गया फिर भी आप नहीं आ रहे दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको भगोड़ा, आपको प्रोक्लेम्ड, आपको तुरंत ऑफेंडर, आपको तुरंत घोषित कर देंगे, भगोड़ा घोषित कर देंगे, नहीं दोस्तों, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें भी काफी समय जाता है, तो वो बहुत बात की बात है, ठीक है। तो डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, अपने एडवोकेट साहब के संपर्क में रहिए, ठीक है। किसी भी स्टेट में आप रहिए, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, बस एक एडवोकेट साहब को खड़ा कर दीजिए बस। और एडवोकेट साहब के साथ में वकालतनामा, आपकी कंसेंट ऑथोराइजेशन लेटर साइन करिए जरूर। कुछ लोग रहते हैं वकील साहब को हायर कर देते हैं लेकिन वकालतनामा साइन नहीं करते। जब वकालतनामा ही साइन नहीं करोगे दोस्तों, तो कैसे आपके वकील साहब बिफोर द मजिस्ट्रेट कोर्ट कैसे खड़े होके दोस्तों आपके पक्ष में वहां पे बातें कर सकते हैं, बताइए जरा। तो आपका कंसेंट, आपका ऑथोराइजेशन लेटर, आपकी वकालतनामा कंपलसरी है। तो किसी भी एडवोकेट्स को यदि आप हायर कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो, तो आपका वकालतनामा जरूर साइन करवाइए दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी कंसेंट आप दे रहे हैं कि मेरे बिहाफ पर ये वकील साहब इस कोर्ट में मेरे इस केस को लड़ेंगे। तो विदाउट ऑथोराइजेशन लेटर, विदाउट योर कंसेंट और वकालतनामा, कोई भी वकील साहब आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो यदि किसी वकील साहब से बात कर रहे हो और वो बोल रहे हैं हाँ ठीक है मैं करवा दूंगा, पैसा भेज दीजिए, आपने पैसा भेज दिया, लेकिन पेपर वर्क क्या हुआ, अच्छा आप डेट्स पे नहीं जा रहे, तो हाजिरी माफी, एग्जम्पशन का एक लेटर वहां पे सबमिट किया जाता है, हाजिरी माफी। तो क्या वो सब पेपर्स बन रहे हैं क्या, वकालतनामा साइन हो रहा है क्या आपका, ये सब जरा देखिए प्लीज। सिर्फ पैसे दे देने और बात कर लेने से नहीं होता है।
उसके लिए आपको आपके कंसेंट पेपर्स सब साइन करने पड़ते हैं, वकालतनामा साइन करना पड़ता है, वो सब पेपर्स कोर्ट में सबमिट होते हैं। उसके बाद ही आपके वकील साहब ऑथोराइज्ड होंगे कि वो आपके बिहाफ में, आपके मामले में कोर्ट के समक्ष वो खड़े होकर आपका पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। दोस्तों इस बात को नोट करिए। सो डियर फ्रेंड्स, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है सेक्शन 25 के मामले में। दोस्तों कोई भी स्टेज हो, कोई भी लेवल हो, मुझे याद करिए, या फिर किसी भी एक्सपर्ट लॉयर के संपर्क में रहकर इस मामले को बहुत ही आसानी से आप हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों तो कोई भी स्टेज हो, डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं। कोई भी आपको बैंक और एनबीएफसी का कोई भी लोन रिकवरी एजेंट्स, उनके कोई भी ऑफिसर्स या फिर कोई भी एम्प्लॉय कॉल करके डराते धमकाते, वारंट निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया, पुलिस को लेके आ रहे, सब झूठी बातें, सारी की सारी फर्जी बातें। आपको इन बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। इग्नोर इग्नोर इग्नोर। मैं गारंटी दे रहा हूं कि यदि आपने किसी एडवोकेट साहब से, यदि वो जेन्युइन अच्छे बढ़िया वकील होंगे, अगर आप उनसे संपर्क करते हो तो डेफिनेटली आपको डराएंगे नहीं, आपको मोटिवेट करेंगे कि डरो मत यार, बस जो कानूनी प्रक्रिया है उसे फॉलो करिए, कोई आपको अरेस्ट नहीं करेगा, ना आप जेल जाएंगे। दोस्तों और ये ध्यान देना, ये सेक्शन 138, सेक्शन 25, ये सारे मामलों में दोस्तों सेटलमेंट ही होता है। कोर्ट की प्रक्रिया के दौरान, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान सेटलमेंट ही होगा। दोस्तों इस बात को नोट करिए, बस ध्यान देना। प्रोसीडिंग लंबा चलेगी, वकील साहब खड़े रहेंगे, तो प्रोसीडिंग थोड़ी लंबी चलेगी, तो थोड़ा आपको उस दौरान आपको समय मिलेगा, और उसी दौरान दोस्तों पैसे का फंड का अरेंजमेंट करिए, ठीक है। और खुद बैंक और एनबीएफसी के जो एडवोकेट जो तो पैनल्स होते हैं, वो आपके वकील से खुद बात करेंगे कि सर जी जरा अपने क्लाइंट को जरा समझाइए यार, मामले में सेटलमेंट करवा लीजिए, काफी लंबा खींच रहा है, आपका भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो वो बातचीत होती है और केस के दौरान ही दोस्तों सेटलमेंट हो जाते हैं। डरिए घबराइए बिल्कुल भी नहीं। पैसे हैं तो केस के दौरान पैसे देकर आप उस केस को विड्रॉ करवा सकते हैं, केस को खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों क्योंकि बैंक और एनबीएफसी का इंटेंशन क्या है, आपको परेशान करना नहीं, आपको जेल भेजना नहीं, उनको बस पैसे मिलने चाहिए, बस दैट्स इट। तो पैसे यदि अरेंज हो जाते हैं तो पैसे दे दीजिए दोस्तों, और मामला वहीं पर खत्म हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, एक जेन्युइन पर्सन बनिए, ठीक है। पैसे हैं तो बैंक और एनबीएफसी के पैसे लौटा दीजिए, पैसे नहीं है तो ये कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करिए। दोस्तों डरिए घबराइए बिल्कुल भी मत, अपने कानूनी अधिकारों को जानिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यदि कोई भी आपको लीगल हेल्प चाहिए इस लोन डिफॉल्ट के संबंध में, ईसीएस के संबंध में, कोई कंप्लेंट फाइल हो गया दोस्तों, तो लीगल हेल्पलाइन नंबर पर मुझे आप मैसेज करिए, व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए। आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए दोस्तों सदैव तत्पर रहूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।